ऐसी कोई चीज़ सर जो गौतम बुद्ध नगर की आप मिस करते हो? कुछ पुराने रसूख रिवाज पीछे छूट जाते हैं। छात्र सफ़र में ही आपने राजनीति शुरू कर दी थी? राजी आर्य समाजी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कब हुई थी? गांव के लोगों ने सोचा कि इस नौजवान को पकड़ के प्रधान बना दिया जाए। आज पंचायत राज का कॉन्सेप्ट भी उसी पे ज्यादा आधारित है। सबसे ज्यादा प्रकृति से सीखते हैं, कुदरत से सीखते हैं, उगते हुए सूरज से सीखते हैं और रात के तारे और चांद से सीखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पास कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा मंत्रालय था। गांव देहात के लोगों का, किसानों का। सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या किया? उन्होंने कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी को इतना मिसगाइड कर दिया। दिसंबर के इस चुनाव में कौन जीता जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी? संभल के चुनाव का अजीब रिजल्ट हुआ। कल्याण सिंह की सरकार की। हाँ, मायावती जी के साथ आपके कैसे संबंध? जनता की, क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की अच्छाई के लिए और उसे ही करते रहेंगे, हमारा कमिटमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह आपकी दोस्त और आपकी होस्ट एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ एक नए मेहमान के साथ। आज जिन्हें हमने अपने शो में बुलाया है उनसे आप चिर परिचित हैं। यूपी की सियासत के बड़े ही गद्दावर नेता हैं। विधायक रहे, सांसद रहे और अब अपनी उनकी खुद की एक पार्टी है। वो किसानों के हित की बात करते हैं, छात्रों की शिक्षा की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजनेता डीपी यादव जी की। आज हम उनसे बात करेंगे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका एजेंडा क्या है उसके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद जनाब। कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आपको आके? ठीक है, बहुत अच्छा है। और मीडिया वाले लोग तो अच्छे ही होते हैं जो पब्लिक की समस्याओं को उजागर करके पब्लिक के और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि मीडिया में अपनी बात कहने का अवसर मिले। ओके सर, आप एक ऐसे गौतम बुद्ध नगर से आते हैं जहाँ पे आपको घर से स्कूल जाने के लिए सड़क तक नहीं थी और आज के समय में वो इंडिया का सबसे मोस्ट डेवलप्ड सिटी के नाम पे जाना जाता है, नोएडा। तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ महिमा जी, ये बहुत पुरानी बात है और मैं समझता हूँ कि मेरा तो बचपन यहीं पर बीता है और प्राथमिक शिक्षा भी यहीं पे हुई है, बेसिक शिक्षा जिसको कहते हैं। बल्कि कहा जाए तो अभावों से भरी हुई इस धरती पर, जिसको आज पूरे देश में और पूरे दुनिया में नोएडा के नाम से देखा और जाना जाता है, ये ऐसे अभावग्रस्त इलाके की कहानी है कि जिसमें न सड़कें थीं, न बिजली थी, न पानी के नाम पर या तो कुदरत का बरसाया हुआ बरसात का पानी या फिर नदियों में बहता हुआ पवित्र जल, ये यहाँ पर थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शुरू के दौरान तो खैर सड़कों की, रास्तों की तो बात ही छोड़ दें। जब मैं गांव का पहली बार प्रधान बना था तो मैं कॉलेज से निकल कर के आया था। हम विद्यार्थी राजनीति करते थे, उन्हीं के लिए बोलते थे, उन्हीं के लिए चलते थे, उन्हीं की सुनते थे, उन्हीं के लिए सरकार से कहते थे। लेकिन गांव आने के बाद ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम राजधानी, देश की राजधानी के आसपास नहीं बल्कि दूर दराज किसी इलाके में है, जहाँ अभाव है, परेशानी है, ना अच्छी खेती है, ना कोई उद्योग है, ना कोई अच्छा शिक्षा संस्थान है, ना रास्ते हैं, ना बिजली है, ना पानी है। ये स्थिति इस पूरे इलाके की थी जहाँ मैं गांव में पैदा हुआ, बड़ा हुआ और कच्चे धूल भरे मिट्टी के रास्तों पर चलने की कवायद हम लोगों ने शुरू की। खेतों में चारा काट करके, फिर बस्ते में किताब लेकर स्कूल जाने तक, ये सारी की जीवनचर्या थी। तो उस वक्त के नोएडा को आज देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है, कौतूहल होता है, अचंभा होता है, क्योंकि आज देश के उन बड़े नगरों में इसकी गिनती है। मल्टीनेशनल्स कंपनियां यहाँ पे हैं, भारी उद्योग भी यहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल भी खुल गए हैं। तो कुल मिलाकर परिवर्तन, वैसे परिवर्तन तो कुदरत का नियम भी है और इसी बात से प्रेरित होकर मैंने अपनी पार्टी का नाम भी परिवर्तन दल रखा। मन में विचार था कि जरूर उन कुंठाओं को, उन अभावों को,
बदलने की कोशिश करेंगे, जिनकी हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता जो चीज़ें रही हैं, हमने जिन कष्टों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, अभाव को, मुश्किलों को सहा है, हो सकता है हमारे थोड़े प्रयास से लोगों की ज़िंदगी बेहतर बने। और एक कुदरत का करिश्मा देखो कि उसी नोएडा को एक विकसित उसके रूप में, टाउन के रूप में और औद्योगिक नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश क्या सारे देश की भारत सरकार ने ही डेवलप करने का काम किया। तो ऐसी कोई चीज़ सर जो गौतम बुद्ध नगर की आप मिस करते हो? गौतम बुद्ध नगर की वो पुरानी रवायत, वो प्रेम और प्यार, वो आपसदारी, वो भाईबंदी, उसकी कमी तो महसूस करता हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ तेज़ी से तरक्की आती है, वो चाहे किसी गांव की बात हो, कस्बे शहर की बात हो या किसी देश की बात हो, कुछ पुराने रसूख रिवाज पीछे छूट जाते हैं। तो जो हमदर्दी उस वक्त थी, वो हमदर्दी उतनी उस तरीके की आज दिखती नहीं है, क्योंकि आदमी तेज हो गया है, वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत तेज़ी से शामिल हो गया है, तो उसके पास वक्त भी कम है और उन अपनापन की चीज़ों को महसूस करने का मादा भी कम है। तो ये महसूस ज़रूर करता हूँ। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप जब छात्र थे तभी आप प्रधान बन गए थे। तो क्या आपने छात्र से ही जब छात्र सफ़र में ही आपने राजनीति शुरू कर दी थी? जी, राजनीति तो नहीं, लेकिन आगे चलने की आदत, लीड लेने की आदत, चाहे वो खेल हो चाहे स्कूल हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 5वीं क्लास से लेकर 8वीं 9वीं क्लास तक अपनी कक्षा का मॉनिटर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पिताजी आर्य समाजी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमको तो वही कहानियाँ सुनाई गई थी, दिलेरी की, क्रांति की, अपने अधिकार की बात करने की, आगे बढ़ने की, अच्छा सेहत रखने की, अच्छी शिक्षा में जाने की। तो टाइम चलता रहा और समय रहते रहते कुछ हम भी बदलते रहे, कुछ वक्त भी बदलता रहा, कुछ क्षेत्र का हुलिया भी बदलता रहा। तो आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कब हुई फिर? मैं जब कॉलेज से निकल कर के आया था तो एकदम नई उम्र थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि इस नौजवान को पकड़ के प्रधान बना दिया जाए, हाँ। और मुझे गांव का प्रधान बना दिया गया। बेशक मैंने अच्छा काम किया, क्योंकि परिवार की पृष्ठभूमि और लोगों का प्यार, अपनापन, गांव एक छोटी सी यूनिट है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है कि पुरातन लोगों ने, हमारी संस्कृति ने और सभ्यता ने जब गांवों की रचना की होगी तो जरूर ये सोचा होगा कि गांव अपने आप में एक यूनिट बने, जिसमें किसान भी था, मजदूर भी था, लुहार भी था, बढ़ी भी था, नाई भी था, धोबी भी था, सफाई कर्मचारी था, यानी अपने आप में पूरी की पूरी एक यूनिट। उस रूप में गांवों को विकसित, अब बेशक आज के लोग समझें ना समझें, लेकिन कुल मिला के मैंने एक कॉन्सेप्ट जो गांवों के बारे में पढ़ा, देखा और सोचा कि हम लोग जाते थे, जैसे कई गांवों के बीच एक पैंठ लगती थी। पैंठ छोटे बाजार को बोलते हैं, अच्छा। जिसमें आदमी की जीवन की बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया होती हैं, रहती हैं। जैसे कि चप्पल बनाने वाला चप्पल बना लाया, कपड़े वाला कपड़े ले आया, अनाज बेचने वाला अनाज ले आया, साग सब्जी वाला साग सब्जी ले आया। इस तरह का उस बाज़ार का, जिसको ग्रामीण हाट कह लो या गांव का बाज़ार कह लो या पुराने शब्दों में पैंठ कह लो, अच्छा। उस तरह का माहौल था। हम लोग भी जाया करते थे, नंगे पैर चले जाते थे उधर से। एक चप्पल जूते की जगह एक जूती होती है जो चमड़े की बनती है, तो उसे पहनने के लिए, क्यों गांव देहात के नंगे पैर खेतों में जाना, चारा लेके आना, स्कूल जाना, इस सब के लिए पैरों को सुरक्षित रखने की तो जरूरत पड़ती है। तो ऐसा पूरा माहौल था उस वक्त इस इलाके का। तो ये सर राजनीति सफ़र जो आप बता रहे थे, फिर कैसे उसके आगे क्या बस प्रधानी के बाद में लोगों को लगा कि ये काम तो ठीक करता है। तो कुल मिला के जो प्रेरणा थी वो हमें को हमारे पिताजी और परिवार से मिली थी। तो उस वक्त तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, इन सबके तराने और रामायण महाभारत की बातें ये हमारे पिताजी सब सुनाया करते थे। शाम को जो गांव में हमारे ताऊ जी के घेर में जो पंचायत शाम को गांव के लोगों की, जैसे कि गांव के पुरानी पंचायत का रिवाज, आज पंचायत राज का कॉन्सेप्ट भी उसी पे ज़्यादा आधारित है।
तो गांव के जब 15-20 लोग बैठ गए शाम को अपनी समस्याओं पे बात करने, अगली फसल के लिए बात करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बात करने के लिए, देश और दुनिया की बात करने के लिए, तो ये तमाम बातें वहाँ होती थी। ओके। तो उन्हीं में से धीरे धीरे बच्चे के रूप में हम लोग सीखते जाते थे। तो कुल मिला करके काम करने की प्रेरणा और लोगों के बीच बैठ करके उनकी बात सुनने की प्रेरणा वहाँ से मिली, और हम लोग उसी रूप में धीरे धीरे तो प्रधान बना। प्रधान के बाद मैं उसी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बन गया। अच्छा। तो ये पॉलिटिकल यात्रा यहाँ से शुरू हो गई। ओके। तो ये विधायकी का टिकट कैसे मिला फिर? विधायक का टिकट ऐसे मिला कि मैं ब्लॉक प्रमुख था, तो उत्तर प्रदेश का अभियान, तब जनता पार्टी का अभियान शुरू हुआ था। तो यूपी के जनता दल के अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी। उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था। तो एक रोज़ एक साथी ने आके बताया हमारे ब्लॉक पे, बिसरख पे, कि भाई आपको मुलायम सिंह जी ने याद किया है। कौन थे वो साथी सर? साथी हमारे कॉलेज के साथी थे, अच्छा। जिनका पॉलिटिकल आना जाना रहा होगा उनके साथ में पास में। तो मैंने उनसे पूछा फिर बताएं, तो उन्होंने कहा यूपी भवन में वो फला तारीख को मिलेंगे। तो मैं उस तारीख को, क्योंकि मेरे मन में भी मतलब चाहत थी कि बड़े नेताओं से, बड़े लोगों से मिला जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, सीखने की तमन्ना। और मेरा सोच हमेशा रहा कि विद्यार्थी अपने पूरे जीवन में, आदमी विद्यार्थी रहता है, वो कुछ सीखता रहता है, अपने पड़ोस से, आसपास से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से। तो सारे जीवन में वो विद्यार्थी बना रहना चाहिए, मेरा अपना मत है। कोई माने नहीं माने उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन हमें पूरी ज़िंदगी सीखने का अवसर मिलता रहता है। सबसे ज़्यादा प्रकृति से सीखते हैं हम, कुदरत से सीखते हैं, उगते हुए सूरज से सीखते हैं, और रात के तारे और चांद से सीखते हैं। तो ये सारी सीखने की और देखने की चीज़ें हैं। तो कुल मिला करके मैं मिलना चाहता था, तो मैं यूपी भवन गया, जहाँ का मुझसे कहा गया था। तो वहाँ पर मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी और रमाशंकर कौशिक जी, ये उनके कमरे में हमको बैठे मिले। तो मैं तो नया नया था, मैंने कही नमस्कार किया कि साहब मेरा नाम ये है, ब्लॉक प्रमुख हूँ, और आपका आदेश हुआ था, किसी ने मुझसे कहा था, तो मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा आओ बैठो भाई, और तो बैठा करके बातचीत शुरू हुई। तो उन सब लोगों की राय बनी कि मुझको चुनाव लड़ाया जाए। अच्छा। तो मुझसे कहा गया कि भाई आपको अगर हम अपना उम्मीदवार बनाना चाहें तो मेरे लिए तो एक खुशी की बात थी। मैंने कहा जी जैसा आपका आदेश होगा हम कोशिश करेंगे कि आपकी सोच पर, आपके विचारों पर पूरे उतरें। तो ये शुरुआत हुई सक्रिय राजनीति की। तो गांव का प्रधान, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद विधायक। बुलंदशहर से आपने चुनाव हाँ, लड़ा था? तब ये क्षेत्र पूरा बुलंदशहर में ही था। अच्छा। ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा। यानी नरौरा से लेकर के ओखला तक सारा क्षेत्र जनपद बुलंदशहर में ही था। अच्छा। जो पुराना बरन जिले के नाम से हमारी भूगोल में और इतिहास में लिखा गया है, उस जिले का नाम बुलंदशहर था। अच्छा। ये बड़ा जिला था और पुराना जिला था। तो मुझे बुलंदशहर सीट पे लड़ने के लिए आदेशित किया गया, और मैंने शहर स्वीकार करके और मैं उसमें शामिल हो गया। आप जीते भी वहाँ पे? उस वक्त आपके सामने कौन था उम्मीदवार के तौर पे? बहुत मजबूत और बड़े नेता थे सईदुल हसन साहब। अच्छा। हाँ, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे एनडी तिवारी जी की कैबिनेट में, बल्कि लोग कहा करते थे कि भाई नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छा। ऐसा करके। तो उनसे अब हम बिल्कुल जवान लोग थे एकदम से, वही फॉलोइंग थी। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, नौजवान लोग, गांव देहात के। काम की पॉपुलरिटी इसलिए थे कि मैं कबड्डी का प्लेयर भी था, वॉलीबॉल का प्लेयर भी था, तो उस रेस में भी मैं पॉपुलर था। तो कुल मिला के नौजवान लोगों ने भरपूर साथ दिया, और हमारा मकसद तो हमेशा हाथ जोड़ने से और आशीर्वाद लेने से रहा है। तो इस तरीके से मैं चुनाव लड़ा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे के पूरे गांव हमको वोट के रूप में मिले, और बहुत अच्छी वोटों से। मैं यानी कि ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन इस एरिया में
करीबन सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। उसके बाद आपकी नज़दीकियाँ जो मुलायम सिंह यादव से काफ़ी हुई, आप कैबिनेट हाँ, मिनिस्टर भी नेचुरली बने। भाई वो पार्टी के अध्यक्ष थे, हाँ। तो अध्यक्ष की इज्जत तो करनी भी चाहिए, और बड़े नेता थे तो इज्जत करना स्वाभाविक था, और हमें साथ देना, चूँकि उन्होंने लड़ाया था तो हमको तो साथ देना ही था। ये तो हमारा जिंदगी का अनुशासन भी बताता है, राजनीति का भी अनुशासन है। कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पास कौन सा मंत्रालय था? मैं पंचायत मंत्री था। अच्छा। हाँ, अच्छा मंत्रालय था, गांव देहात के लोगों का, किसानों का, गांव जिसकी असली ज़रूरत आज भी है और कल भी थी। यानी विकास की मूलभूत परिभाषा तो गांव से ही शुरू होनी चाहिए ना। गांव का आदमी, गांव का मजदूर, गांव का किसान, गांव का विद्यार्थी, गांव का नौजवान, गांव की महिलाएं सुखी होंगी तो सारा देश सुखी बनेगा। ये हमारा सोच तो यही है कि मतलब देश की चाहे आज़ादी की बात हो और चाहे देश को सरसब्ज बनाने की बात हो, लेकिन उसका रास्ता गांव, देहात और खेतों से ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब आप पंचायत मिनिस्टर थे तो सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या किया? नहीं, गांवों की जो कमियां हमने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए, हाँ। गांव का प्रधान रहते हुए महसूस की थी, मसलन के ऐसे गांव जिसमें आज़ादी के दीवाने पैदा हुए, हमारे गांव में ही 6-7 लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरे इलाके में स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके गांवों को अच्छा बनाना, वहाँ की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, वहाँ के बच्चों के लिए एजुकेशन, शिक्षा मुहैया कराना, और आसपास कोई उद्योग अगर हो तो उसमें उनको रोज़गार की व्यवस्था कराना, सरकार से भी कहना कि भाई रोज़गार की व्यवस्था उन गांव के लोगों के लिए होनी चाहिए। इसलिए हमारे गांव में बहुत सारे सैनिक भी हैं जो देश में अपनी जान पर वो दे करके देश की रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें थी, इन्हीं बातों के लिए हम लोगों ने काम किया। तो सर, जो मुलायम सिंह यादव जिनके आप इतने ज़्यादा करीबी थे, जिन्होंने आपको संभल से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया, लेकिन फिर उसी सीट से उन्होंने भी नामांकन कर दिया, तो क्या डर ये था? बहुत बाद की बात है। अच्छा। दरअसल विचारधारा में मतभेद भी होते हैं, अच्छा। और ये शुद्ध लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र की परिभाषा यही है। लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर तो मजबूत बनता ही है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात की और विचारों की अभिव्यक्ति भी हमारी संवैधानिक अधिकार है। तो उसको लेके कहीं कहीं हर जगह, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक परिवार में भी अगर 4-5 सदस्य हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं, एक काम पे कई राय हो सकती हैं, दोस्तों में, विद्यार्थियों में, खिलाड़ियों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, सब में किसी विचार पे, विचारधारा का मतभेद तो चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई घटना ऐसी हो जाती है कि जो आदमी की ज़िंदगी में बौखलाहट भर देती है। आदमी परेशान हो जाता है कि मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आदमी को समझ नहीं आता क्या करूं। तो ऐसा ही वक्त था जो आपने जिक्र किया अभी, कि माननीय मुलायम सिंह जी से चुनाव ऐसे वक्त में हुआ कि जब मैं थोड़ी परेशानी में भी था, अपने परिवार, अपने गांव की समस्याओं को लेकर के सामाजिक तौर से। तो मुझसे ये तो नहीं कहा गया कि भाई आपकी सीट से मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। मैं तब उनसे वैचारिक मतभेद के बाद, हमारे यूपी के कई साथी हमारे साथ आ गए थे, उनमें कुछ मतलब 5-6 तो विधायक लोग ही थे। तो हम लोगों ने फिर माननीय कांशीराम जी से बात की, क्योंकि हमारा स्तर तो उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए, या हम अपने आप में इतने सक्षम भी नहीं थे कि हम चुनाव लड़के इतने बड़े साथी और पूरे अभियान को चला करके विधानसभा में पहुँचे। तो उस वक्त के बीएसपी लीडर माननीय कांशीराम जी से बात हुई, तो ये भी एक इत्तेफाक था कि एक पब्लिक मीटिंग, क्या मतलब नौजवानों को कॉल हमने किया लखनऊ के रविंद्रालय में, और बहुत भारी भीड़ के साथ हमारे पूर्वांचल के नौजवान, अवध प्रदेश के नौजवान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान वहाँ इकट्ठा हुए। तो उनमें कांशीराम जी ने शिरकत की, आ गए, और उन्होंने फिर ये तजवीज़ की, तो उस रूप में हम चुनाव तो तब
मैं बीएसपी का एमपी था सिटिंग वहाँ से, और मेरी सीट पे हम उससे बात करने के बाद, यानी हमको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, एक महापुरुष थे राजनीति में, अब उनका नाम लेना क्योंकि बेचारे अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने वो मुलायम सिंह जी के अनन्य साथियों में शामिल हो गए थे। अमर सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी को इतना मिसगाइड कर दिया कि कहीं कहीं जगह जगह चर्चा होने लगी कि वो तो ये कह रहे थे कि डीपी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैं बोला भाई, राजनीति में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने कभी आज तक विश्वासघात किया नहीं, दोस्ती में किसी को धोखा नहीं दिया, तो मैं कभी भी नहीं कर सकता था कि मैं मुलायम सिंह को धोखा दे करके मुख्यमंत्री बनने के लिए इसमें शामिल हूँ। मैंने मना भी किया उन लोगों से, भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक टाइम मैंने आदरणीय मुलायम सिंह जी से भी कहा, मैं क्या आप इतने जो नाराज से रहते हैं आजकल, कारण क्या? हम तो आपके ऐसे साथी हैं कि जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके आपका साथ दिया है, हर जगह मौजूद रहे हैं लोगों को जोड़ने में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हम लोगों का आना जाना था। तब उस वक्त मुलायम सिंह जी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा आना जाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग ऐसा कहते हैं। मैं बोला जी गलत बात है, कभी भी नहीं सोच सकता मैंने किसी को ही नहीं धोखा दिया आज तक, तो उनको क्या, वो तो हमारे नेता थे। तो कुल मिला करके, लेकिन जब ऐसे वक्त में कि जब मैं सामाजिक तौर से परेशान था और एक व्यक्ति जो हमारा सरपरस्त हो वो हमारी सिटिंग सीट पे जाके नॉमिनेशन कर दे बगैर बताए, तो आदमी तो एकदम से चारों तरफ से घिर जाता है। तो उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया संभल से। वो मेरी सिटिंग सीट थी, मैं वहाँ पर मतलब सांसद था, तो मेरे सामने तो कोई रास्ता बचा नहीं। 2 दिन कुल बाकी रह गए थे नॉमिनेशन में, लास्ट डेट में, तो मेरे सामने तो कोई रास्ता था ही नहीं। तो अचानक से पीएम हाउस से फ़ोन आता है। मैं अपने एमपी हाउस पे बैठा था, 15 बलवंत राय मेहता लेन वो मेरी बंगला था। तो वहाँ से कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं फ़ोन करने वाले आदमी की आवाज़ पहचानता था। तो मैंने उनका नाम लिया कि रंजन भाई आप बोल रहे हैं, तो मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिश्तेदारों में थे। तो उन्होंने कहा हाँ डीपी भाई मैं ही बोल रहा हूँ, और अटल जी बात करना चाहते हैं। अब हमारे लिए तो खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी एक एमपी से बात करना चाहे, तो मैंने कहा स्वागत है। मैंने फ़ोन लिया, मैंने पूछा, तो अटल जी की आवाज़ सामने से आई, अरे भाई यादव जी, भाई चुनाव तो लड़ना चाहते हो, मैंने सुना है कि आपकी सीट पर मुलायम सिंह जी ने नॉमिनेशन कर दिया है। मैं बोला हाँ साहब, सर सुना तो मैंने भी है, और चुनाव तो लड़ना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप पीएम हाउस आ जाइए, और मैं पीएम हाउस चला गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे सीधे सपाट स्तर पे कह दिया कि आपको हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। तो ना करने का कोई कारण ही नहीं था, मेरे सामने रास्ता भी नहीं था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा। कहावत है एक पुरानी कि अंधे को क्या चाहिए 2 आँख, लेकिन ऐसे संकट में तो 1 आँख भी मिल जाए तो रोशनी तो आ जाएगी। तो वही परेशानी हमारे सामने थी। मैंने उनसे हाँ की, उन्होंने मुझे लखनऊ भेजा, और लखनऊ में स्वर्गीय कल्याण सिंह और मौजूदा माननीय राजनाथ सिंह ये अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री थे। मैं गया कालिदास मार्ग पे, तो वहाँ पर मेरा ये भी फार्म जो है वो मेरे हवाले कर दिया गया, और मुझसे कहा गया कि जाइए आप नॉमिनेशन कीजिए। लेकिन शर्त भी लगा दी कि नॉमिनेशन उतना ही बढ़िया होना चाहिए जितना माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि मेरे सामने 2 ही दिन बाकी थे। लेकिन फिर भी दोस्तों की मेहरबानी, नौजवानों की मेहरबानी,
कि बढ़िया नॉमिनेशन हुआ, अच्छा नॉमिनेशन हुआ और बहुत अच्छा चुनाव भी हुआ। यानी चुनाव ऐसा हुआ कि क्योंकि हम तो बिल्कुल उस धरातल पे खड़े थे, दिन रात पब्लिक का काम करना, उनकी आवाज़ सुनना, उनका साथ देना। तो चाहे किसी के एडमिशन की बात हो और चाहे किसी सामाजिक बुराई में लड़ाई लड़के उसको अधिकार दिलाने की बात हो, तो हम तो सबका साथ देते थे, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म के लोगों का। तो अच्छा चुनाव हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। मैं समझता हूँ मैंने ऐसा माहौल देखा ही नहीं है। यानी बाहर मुल्कों के पत्रकार भी बेचारे अपने कंधे पे कैमरा उठाए खेतों में घूम रहे हैं कि डीपी यादव को ढूंढो, उनका स्टेटमेंट चाहिए। और तुम्हारे एनडीटीवी की कई एंकर थी, पता नहीं उनका नाम ऐसा ही था, मोमडन लड़की थी, तो वो सब मतलब इंटरव्यू लेने के लिए पूरे पत्रकार लोग चारों तरफ। क्योंकि आप मतलब एक जिस पार्टी में थे उसी के खिलाफ मतलब जाके हाँ, आप नहीं, चुनाव लड़ रहे मैं थे। जिस पार्टी के सरपरस्त के हाँ। देख रेख में हाँ। राजनीति में शामिल हुआ था, उसी के बड़े नेता से मेरा सबसे चुनाव। बड़े नेता के सामने हाँ, आप चुनाव सबसे लड़ बड़ी रहे थे। नेता थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। अब लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का आदेश था और मेरे सामने रास्ता भी नहीं था, दोनों दुविधाएं थी। मेरे सामने 2 दिन कुल रह गए थे नॉमिनेशन के, तो मेरे सामने किसी और पार्टी का विकल्प था नहीं। अच्छा, पार्टी में भी इतने स्वाभिमानी हम जरूर रहे हैं कि पार्टी अगर ज़रूरत समझे तो हमसे बुलाए, बात करे, अगर उसकी बात समझ में आई तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अपने आप हाथ जोड़ के लाइन में खड़े रहना, वो हमारी आदत ना कभी रही है, ना खेल में, खिलाड़ियों में, ना विद्यार्थियों में, ना सामाजिक तौर पे, ना राजनीति में। तो उन्होंने कहा, तो मैं इस वजह से लड़ाई लड़ा और लोगों ने भरपूर साथ दिया। आज भी वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही साथ देने वाले हैं। चाहे संभल लोकसभा हो, चाहे बदायूं लोकसभा हो, चाहे बुलंदशहर के लोग हों जहाँ से लगातार मैं विधायक बनता चला गया, मंत्री भी बना। तो जहाँ भी मैं रहा हूँ वहाँ के लोगों की चाहत के साथ रहा हूँ। लोगों ने बहुत प्यार किया है, बहुत साथ दिया है और हमने भी दिन रात उनका साथ ही दिया है। उनकी कोई भी समस्या हो, हमने दिन रात मेहनत करके उनका साथ देने का काम किया। और यही राजनीति में होना चाहिए, मेरा मानना यही है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से चुना जाता है तो उसका फर्ज और धर्म बनता है कि वहाँ के लोगों की बात सुने और उनकी परेशानी को हल करने का काम करे, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करे। तो संभल के इस चुनाव में कौन जीता जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी? संभल के चुनाव का अजीब रिजल्ट हुआ। यानी वोटिंग से 2 दिन पहले, बीच में एक दिन चुनाव बंद का होता है, उससे पहले दिन रात को उत्तर प्रदेश सरकार गिरा दी गई कल्याण सिंह जी की। मतलब चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, मतदान हाँ, से चुनाव पहले। से पहले। हाँ। अब वो किस मंशा से गिराई गई ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी कि उनको लगा शायद कि वो चुनाव हार जाएंगे और ये डीपी यादव जीत जाएगा, तो हार को जीत में बदलने के लिए ऐसी योजना बनाई गई कि सरकार ही गिरा दी गई। कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। हाँ, अच्छा। और पता नहीं कैसे, ये तो गवर्नर साहब जाने। हालांकि बाद में गवर्नर साहब से भी हमारी 6-8 महीने बाद मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो कुछ बताया वो तो और भी अचरज भरा हुआ था, क्योंकि हमने सीधा सवाल किया, क्या बताया उन्होंने? क्या जी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रात को किसी सरकार को गिरा कर रात को ही दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री की, ऐसा तो कोई संवैधानिक संकट नहीं था कि रात को ही किसी नई सरकार को दिलाई जाए और मुख्यमंत्री नियत कर दिया जाए। तो उन्होंने टाल दिया, गवर्नर साहब ने, छोड़ो ऐसा पुरानी बात है, अब क्या रखा है। तो खैर, लेकिन ऐसा हुआ कि पता नहीं किस बिना पे दूसरी पार्टी की मेजोरिटी मानी गई और मौजूदा जो सरकार थी उसको कह दिया गया अब तुम अल्पमत में हो और दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने जगदम्बिका पाल, जिसको बाद में कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आपके
नाम के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं लगेगा। कारण जो भी रहा हो मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल बीजेपी पार्टी शायद गई होगी कोर्ट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो ये सारा किस्सा रहा हमारे उस चुनाव का जिसका जिक्र आपने अभी किया है। तो फिर जो मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे वो कोर्ट के रास्ते कैसे पहुंचा? फिर मैं चला गया, जब मुझे हरा दिया गया हाँ। तो हमने कोर्ट में रिट कर दी। नेचुरली ये हमारा अधिकार था और आज भी संविधान का अधिकार है वो। तो वहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें करप्ट प्रैक्टिस का दोषी करार दे दिया। तो दोषी करार दे दिया तो मीन्स उनकी वो रद्द कर दी गई जो जीत सिलेक्शन था। उसके बदले में फिर अब हम ये तो कोर्ट दर कोर्ट की बात है, और उनके साथ तो कानून के भी बड़े प्रकांड पंडित मौजूद थे। हम लोग तो गांव देहात के सीधे साधे लोग, हम तो दाव पेश नहीं जानते थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आकर इस पर स्टे ले लिया, और स्टे ले लिया तो आप जानती हो कि स्टे तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो उस लिहाज से वो मामला चुनाव तक पहुंच गया, और जब अगला चुनाव ही डिक्लेयर हो गया तो फिर तो अगले चुनाव में ही जाना। तो ये रहा सारा इतिहास। तो ये तो मुलायम सिंह की बात हुई। मायावती जी के साथ आपके कैसे संबंध थे? अच्छे संबंध थे, आज भी अच्छे संबंध है। संबंध हमारे खराब किसी के साथ नहीं रहे। मुलायम सिंह जी से कोई संबंध खराब नहीं रहे, लेकिन ये तो जो हुआ घटना मैंने वो बात बताई। तो संबंध हमारी राजनीति में लड़ाई किस बात की है, और राजनीति में तो कोई दुश्मनी तो होती भी नहीं है। तो उस लिहाज से अच्छे संबंध है सबके साथ, सारी पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ दुआ सलाम नमस्कार है। बीएसपी की सीट से आप लोकसभा भी गए। हाँ, मैं संभल से गया ना उनकी सीट से, हाँ लोकसभा में गया। उसके बाद मैं बीजेपी की हेल्प से, सहायता से राज्यसभा में चला गया। आप राज्यसभा सांसद भी रहे। भाई जब मैं हार गया तो मेरे सामने ये ऑफर आई। तब हम जिस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती जी की पार्टी को तोड़ करके कुछ ग्रुप अलग हुआ था, तो वहाँ के लोग आके कहने लगे आप हमारे अध्यक्ष बन जाइए। तो फिर दोबारा ये संकट पैदा हुआ, तो मेरे सामने तो किसी बड़ी पार्टी का ऑफर नहीं था, मैं उनका अध्यक्ष बन गया। तो उनको जो हमको राज्यसभा सीट की ऑफर दी गई, हम उससे लड़ पड़े, जीत गए। तो ये रहा। तो मायावती, आप कांग्रेस में भी रहे हैं कुछ समय के लिए? कांग्रेस में रहा नहीं, शुरू की विचारधारा जब संजय गांधी का मूवमेंट चला था तब मैं उन नौजवानों में जरूर शामिल था जो संजय गांधी का साथ दिया करते थे। तो बाकी वैसे रहा नहीं उस पार्टी में। अच्छा, कांग्रेस में नहीं रहे। तो आप ये जो बीजेपी में भी आप रहे हैं, बीएसपी में भी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में भी रहे, अब आपकी अपनी भी पार्टी है, तो कौन सी विचारधारा आपको सबसे सही लगी कि भाई ये विचारधारा, इस पे काम करना चाहिए? देखिए, अभावग्रस्त लोगों को ताकत देना, गांव की जो पृष्ठभूमि है, इस देश की पृष्ठभूमि है, वो ये हिंदुस्तान गांवों से मिलकर के बना है। तो गांव के आदमी को रोजगार मिले, गांव के आदमी को खुशहाली हो, किसान जो दिन रात, जिसका परिवार, माँ बहन, बेटी बाप, भाई बहन सब मिलकर के खेती में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, देश के अन्नदाता हैं, उसको अच्छा जीवन जीने का रास्ता मिले, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। यही तमाम मकसद हैं जिनको लेकर के आगे चलते हैं। और नौजवान को भी राजनीति में आगे आने का भरपूर मौका मिले, अवसर मिले, क्योंकि नई ऊर्जा है, नई ताकत है हमसे और उन लोगों से जो बिल्कुल राजनीति से चुपके हुए हैं, बिल्कुल बुजुर्ग होने के बाद भी। तो उनसे बेहतर विचारधारा में हो सकती है, काम करने की ऊर्जा हो सकती है। नौजवान तो एक शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा भी ज़रूरी है, रोजगार भी ज़रूरी है, और गांव देहात को मजबूती देकर आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है।
तो आप इसकी ज़रूरत कब महसूस हुई कि भई अब किसी पार्टी का सदस्य बन के नहीं रहना है, अब मुझे अपनी पार्टी बनानी है? बस ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी पार्टी की विचारधारा को जबरन जब थोपने का मामला आता है, तो हम जैसे स्वभाव के लोग, जिनके स्वभाव में बागीपन भी शामिल रहता है, क्यों मैंने बताया ना कि हम तो क्रांतिकारी बाप के बेटे हैं, तो तब ये विचार जरूर आता है जबरन किसी के विचारों को तोड़ना, दबाना, तो उसके से अलहदा होकर के क्यों ना अपनी विचारधारा से अपनी पार्टी बनाई जाए, चलाई जाए। बनाया, और हम लोग अपनी पार्टी से चुन करके विधानसभा में गए। विधानसभा में हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन का कार्यालय भी रहा। कौन से सत्र में सर? ये हमारी 1986 से लेकर के और 2004 तक अब मतलब विधानसभा में, यूपी विधानसभा में रहे। कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? हमारे 4 एमएलए हमारे साथी थे। हम मियाँ बीवी दोनों एमएलए थे। हाँ, लोगों ने साथ दिया है, तो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोगों के काम करोगे, लोग आपका साथ देंगे। तो आपकी पार्टी की और विचारधारा तो विरासत हमारे साथ कोई है नहीं, हम कोई बड़े बाप के बेटे नहीं, हम कोई पूंजीपति बहुत बड़े नहीं कि जो पैसे के खेल पे राजनीति करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारी अपनी मेहनत, लोगों से लगाव, जुड़ाव, उनके लिए समर्पित, समर्पण, यही बात है। तो आपकी पार्टी की मूल विचारधारा है क्या? हमारी पार्टी की मूल विचारधारा है गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और हमारी जो माता बहनें हैं, उन सबको तरजीह देके आगे बढ़ाना, एजुकेशन देना, रोजगार दिलाना और देना, ये हमारा बेसिक है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं आप? हाँ, विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमारे सैकड़ों साथी तैयार हैं अपना दमखम और अपनी विचारधारा को दिखाने के लिए। हाँ, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अभी नया एक उस बात को लेके हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक नया कार्यक्रम बनाया है। हालांकि ये विचार तो पुरानी सरकारों का भी रहा है, पुरानी उन पार्टियों का भी रहा है, और सब इस बात को महसूस भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश का नाम है। तो उसको अगर छोटे राज्यों में परिवर्तित कर दिया जाए तो हर राज्य तेजी से विकास की गति की तरफ जाएगा, रोजगार बढ़िया मिलेगा, स्कूलों में शिक्षा अच्छी और उन्नत शिक्षा हो जाएगी, बड़े बड़े संस्थान खुल जाएंगे, बीमारियों के लिए एम्स जैसी अस्पताल खुल जाएंगे, न्याय देने के लिए अदालत खुल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के इसलिए हमने, हमारे कुछ साथियों ने, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो सर छोटू राम के नाती हैं, और एक दो साथी हमारे बीजेपी के पुराने मंत्री भी हैं, और बालियान जी हैं, हाँ संजीव बालियान जी, और हरिश्चंद्र भाटी जी भी हैं, और भी कई, जैसे जनरल एलावत है, और कर्नल सुधीर है, DK त्यागी है, अजय कुमार है। तो ये सब साथी हैं कि जो इस अभियान में शामिल हैं। अच्छा, मैं आपका एक आर्टिकल सर पढ़ रही थी, उसमें ये था कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात जो है सरकार नहीं मानती है तो आप एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाने की बात कर रहे नहीं, हैं। जन जागरण चलाने की जन बात, जागरण, अच्छा। आंदोलन में जाने की बात मैं इसलिए नहीं करता हाँ। कि आज आंदोलन की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये तो वैचारिक लड़ाई है, लोगों की भलाई का संघर्ष है। मैंने करीबन 1 लाख लोगों को संपर्क किया होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अभी भी वो संपर्क जारी है। हमको तो कोई व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जिसने इस बात का विरोध किया हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रदेश नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पश्चिम प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम लोगों की तो ये भलाई का कार्यक्रम है। हालांकि हमारा विरोध उस बात से नहीं है, पूरे प्रदेश में, चाहे पूर्वांचल राज्य हो, चाहे अवध प्रदेश हो, चाहे अपना वो हो, अपना बुंदेलखंड हो, सारे प्रदेश बने, अच्छी बात है, क्योंकि छोटे प्रदेशों की विकास की गति को इस देश में बेहतर तरीके से देखा गया है। चाहे झारखंड हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, ये तमाम छोटे छोटे प्रदेश बनने के बाद इनकी पर कैपिटा इनकम, रोजगार की व्यवस्था, किसानों का बेहतर तरीके से खेती के साधन सुविधाएं मिलना, और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मिलना,
अच्छी जन सुविधाएं मिलना और अच्छी बीमारी इलाज के रूप में उनको मिलना, ये तमाम सुविधाएं छोटे प्रदेशों में एक बेहतर तरीके से मुहैया कराने का काम किया गया है। तो हमने सोचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गंगा और यमुना के बीच का दोआबा है और आसपास का इलाका है, उस इलाके को अगर अलग प्रदेश बना करके, क्योंकि मैक्सिमम राजस्व देता है एरिया उत्तर प्रदेश को, तो उसका उपयोग बढ़िया ढंग से हो, यहीं के लोगों की शिक्षा में हो, रोजगार में हो, जीवन यापन में हो, तरक्की में हो, विकास में हो, सड़कों में हो, बिजली में हो, पानी में हो, तो सभी लोगों को लगता है कि ये एक बेहतर कार्यक्रम है, इसमें शामिल होना चाहिए। तो आपने सरकारों से बात की इस पश्चिमी प्रदेश को हाँ, लेके? हमने माननीय सांसदों से भी बात की और सरकारों को भी लिखा। हालांकि पहले ये कोई हमारा नया विचार नहीं है, लेकिन हम तो इस पे जोर दे रहे हैं कि ऐसा कर लिया जाए। तो कैसी प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की ओर से? सरकार की तरफ से कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन हमारी कोशिश है और लोगों की वो बेहतरी के लिए कोशिश है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें तरक्की देने के लिए। इसलिए अभियान हमारे साथियों ने हमने शुरू किया तो ये और लोगों से जन समर्थन मांगा है। यानी जन जागरण द्वारा हम महीने में 50,000 लोगों से संपर्क करते हैं, उन सब से अपनी बात रखी है। सभी ने हमसे कहा है कि हम इस अभियान में आपके साथ। अच्छा, तो जन जागरण में मतलब आप अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं जहाँ पे हाँ लोगों जी, से हाँ जी, हाँ जनसंपर्क जी, किया जाता हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो ये विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है सर, क्या ये जो पश्चिमी प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, इसे लेके जनता के बीच में जाएंगे आप? हाँ, ये भी जनता के बीच में रहेगा, हमारा मुद्दा तो ये भी है। तो इसको भी लोगों से बात करके, जब अभी बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इस पे समर्थन मांगेंगे हम लोगों से। और कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं आपके विधानसभा चुनाव के लिए? मुद्दा तो मेनली कृषि का है, किसान का है, बेरोजगार नौजवान का है, महिलाओं की बेहतरी का है, बच्चों की शिक्षा का है, ये तमाम मुद्दे हैं। तो विधानसभा चुनाव में क्या आप सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो सब साथियों से विचार विमर्श चल रहा है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, उसमें भी ये मुद्दा रखा गया है। तो सहमत होने के बाद ऐसा भी हो सकता है और समान विचारधारा वाले लोगों से उनके साथ मिल कर के आगे चलने का ये प्रोग्राम भी बन सकता है और अकेला चलो की नीति पे भी जा सकते हैं। अगर कहीं से गठबंधन नहीं हुआ तो? हाँ, नहीं हुआ तो बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो गठबंधन के लिए कहीं पे बात चल रही है क्या? हाँ, बात तो होती रहती है राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग तरीके। जैसे बीजेपी से या फिर समाजवादी पार्टी या फिर अब बता तो रहा हूँ, कई पार्टियों से बातचीत चलती रहती है। अभी अमित शाह से भी मिलने की बात हो रही थी। हाँ, तो क्या बुराई है, वो भारत के मजबूत गृह मंत्री हैं, उनसे मिला जाए तो अच्छी बात है। मुलाकात उनसे हुई भी आपकी? अपनी बात रखेंगे। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे भी? हाँ, बहुत टाइम हुई। हाँ अच्छा, अखिलेश यादव से बातचीत होती है क्या आपकी? हाँ, क्यों नहीं होती है, अखिलेश से कौन सी हमारी दुश्मनी है। हाँ, तो अगर वो ये नौजवान आदमी हैं। ऑफर देते हैं कि आप हमारी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लीजिए? मैं बता रहा हूँ, ये अकेले हमारी कोई हिटलर साई थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र में जीने वाली एक अच्छी प्रक्रिया की पार्टी है। अपने साथियों से सलाह करेंगे, अगर वो कहेंगे ठीक है तो ठीक है, क्योंकि राजनीति तो एक पार्टी, एक समूह लोगों के बीच होती है, तो सब लोगों से सलाह करके ही आगे बढ़ने का काम होता है पार्टी में। अच्छा, एक क्विक सा क्वेश्चन है ताकि मैं ऑडियंस से वो जानना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भी रहा है और अभी बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ है? काम तो बीजेपी के कार्यकाल में भी काफ़ी हुआ, तेज़ी से हुआ है, कनेक्टिविटी से लेकर के और मतलब बाकी उस पर भी, किसानों में भी कुछ काम हुआ, लेकिन किसानों में और काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ, एमएसपी पे भी थोड़ा काम हुआ है। किसान को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस देश में, क्योंकि किसान ही रीढ़ की हड्डी है, समाज का भी, जिंदगी का भी। तो कुल मिला के वो बेचारा खेत में अन्न भी पैदा करता है
तो सीमाओं पर सैनिक भी देता है और उसके बच्चे रोजगार की व्यवस्था में भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर के उस वर्ग को मजबूत करने की ज़रूरत है जो किसान मजदूर का वर्ग है। बाकी तो सभी का है, मुल्क तो सारे लोगों का ही है। सब अपनी अपनी जगह अपने अपने पार्ट पे मजबूत रहें, अच्छा काम करें, देश हित में काम करें, राष्ट्रीयता उनमें भरी हुई होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति तो मतलब समर्पण होना ही चाहिए। हम जिस देश के नागरिक हैं, जिस देश के वासी हैं, उसे ताकत बनाने की बात तो रहनी ही चाहिए। अच्छा, आप यूपी के बड़े ही गद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं और आपने बहुत शुरुआती जीवन से ही राजनीति में आपने अपना कदम भी रख दिया। तो आपने ये जो ये राजनीति के सारे गुर सीखे हैं, आपका कौन गुरु रहा है? ये तो आपका आकलन है, हम बड़े गद्दार नेता, हम तो अभी भी अपने आप को मजदूर समझते हैं। और गुण सीखना, देखिए बहुत सारी बातें तो सामाजिक प्रक्रियाओं को देखने से, एजुकेशन से, लोगों के बर्ताव से, आपसदारी से आती हैं। और कई जद्दोजहद जब अधिकारों की बात पे होती है तो वहाँ से भी आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तमाम ही बातें हैं। कोई राजनीतिक गुरु रहा है आपका? अब राजनीतिक गुरु तो ऐसे स्कूलों की तरह तो गुरु कोई नहीं रहा है, हाँ, लेकिन सीखने को तो मिलता ही रहा, अलग अलग लीडर्स से, पार्टियों के बड़े नेताओं से। हाँ, कुछ मुलायम सिंह जी से सीखा, कुछ कांशी राम जी से, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी से, कुछ और भी जो कद्दावर नेता रहे उनसे सीखने को तो मिला ही। सर, आपके कई विश्वविद्यालय भी चलते हैं और स्कूल भी चलते हैं, प्लस आप छात्रों की शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को या फिर किसानों को मुहैया करा रहे हैं? देखिए मैडम, मेरा जीवन और इलाके का पूरा संरचना उस वक्त के नोएडा की बात, शिक्षा तो एक दूर की कौड़ी थी, क्योंकि गाँवों में प्राइमरी स्कूल थे, वो भी किसी किसी गांव में, जूनियर हाई स्कूल तो आसपास भी नहीं था, हायर स्टडीज तो थी ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जिस अभाव में, शिक्षा के अभाव में हम लोग रहे हैं, मैं जब छठी क्लास में गया था तो श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, आज गढ़ी चौखंडी एक गांव है, वहाँ हमारा पहला बैच था। तो वही नंगी ईंटों पर झोंपड़ी पड़े हुए कमरे, स्कूल के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर तो बस यही बात थी। और शिक्षा का इतना अभाव कि गांव में जो गन्ने के ऊपर पत्ती होती है ना, वो कमरे में नीचे बिछी रहती थी, उस पर ही बैठने का काम। और कभी अगर हेड मास्टर ने रात को बुला दिया तो उस पर मिट्टी के तेल की डिबिया या सरसों के तेल का दिया जला करके पढ़ना। तो ये तमाम अभाव की चीज़ें हैं। तो कैसे ही शिक्षा का अभाव दूर हो, जब मैं इस वजूद में आया और उस पोजीशन में आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने ज़्यादातर बच्चों के लिए स्कूल बनाए। 3 नोएडा में भी हैं और कई डिग्री कॉलेज हैं, कई महिला और लड़कियों के स्कूल हैं, कई यूपी बोर्ड के स्कूल हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारा ये रहा कि जिन मुश्किलों से हम गुजरे हैं उसमें आगे आने वाली पीढ़ियाँ ना गुजरे। हालांकि सारे देश में तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश है। आज 10-15 बड़े छोटे स्कूल मिला करके और हज़ारों बच्चे उनमें शिक्षा पाते हैं और कम से कम फीस में पाते हैं। क्योंकि गांव का जो गरीब आदमी है ना, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उस बेचारे के पास बहुत बड़े स्कूलों में, बोर्ड के स्कूलों में देने के लिए फीस नहीं है। इसलिए आज भी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूल हैं कुछ, उनमें मात्र 400 रुपये महीने में भी हम शिक्षा देने का काम करते हैं। जबकि पब्लिक स्कूल तो 2500, 3000, 5000, 8000, न जाने गिनती नहीं है कि कितनी फीस वो लोगों से लेते हैं। तो हमारा मकसद एक सस्ती सुलभ शिक्षा देने का है और देशभक्ति की शिक्षा देने का है, राष्ट्रीयता की शिक्षा देने का है। वो हमारा मकसद रहता है, उसी को सिखाते रहते हैं। तो इस अभियान में लगे हैं और हजारों बच्चे आज स्कूलों में हैं, उन्हें पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा,
और युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ करते हैं? युवाओं के रोजगार के लिए जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो हमारी वाइफ एमएलए थी बिसौली बदायूं से, तो वहाँ के लोगों ने, किसानों ने इकट्ठा होकर के कहा मुझसे कि हमारा दूर दूर तक भी कोई चीनी मिल नहीं है और हमारे खेत में जो गन्ना पैदा होता है उसको औने पौने भाव में 100 रुपया कुंटल में ही लोग ले जाते हैं और हम गरीबी की गरीबी में ही रहते हैं। तब मैंने उनके लिए चीनी मिल लगाई और शायद मैं पहला या दूसरा आदमी हूँगा कि जिसने किसान की इस परेशानी को देख के अपने क्षेत्र में 2-2 मिल लगाए होंगे। लोग अब कुछ भी कहें, लोगों का कहने का तो काम है, लेकिन हमने हमेशा समाज की दुखती रग को देख करके, गरीबी और परेशानी को देख करके अपना काम किया है। आज भी किया है, कल भी किया था और आगे भी करेंगे कि लोगों की गरीबी दूर हो, किसान सुखी हो, उसके बेटों बच्चों को शिक्षा मिले और रोजगार मिले। उसी को लेकर के मैंने अपने क्षेत्र में, शायद हो सकता है देश के और इलाकों में बहुत सारे एमपी ऐसे ना हों कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में 1-1, 2-2 चीनी मिल इसलिए कह रहा हूँ कि सीधे किसानों से संबंधित ये इंडस्ट्री है जो किसान के गन्ने का उपयोग करके उसको कैश क्रॉप में रूप में पैसा देने का काम करती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये एक अच्छा काम, जिसका मुझे आज भी गर्व है, कल भी था और ज़िंदगी में रहेगा, कि मैंने लोगों की भलाई के लिए काम किया है। लिखने वाले तो बहुत कुछ लिखते हैं, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, उन्हें धन्यवाद ही दे सकता हूँ कि डीपी यादव कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हमारे सामने हमारा लक्ष्य है, हमारा काम है, वो काम है भलाई का, अच्छाई का, आगे बढ़ने का, लोगों को ताकत देने का। उसे हम करते रहेंगे। मैंने शिक्षा के अभाव को देखते हुए, विशेषकर अपने क्षेत्रों में, जब मैं लोकसभा में था तो देवेगौड़ा जी थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री बने थे। मैं उनके कोटे से, उनकी कलम से गाँव के लिए 100 स्कूल लेकर के गया था। अच्छा। जो शायद किसी ने नहीं किया होगा अपने क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बताया ना, शिक्षा के अभाव में हम लोग पले बड़े हैं, तो उसको दूर करना हमारा परम कर्तव्य था, है और रहेगा कि गांव के उस बच्चे को जो शिक्षा के अभाव में अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं जी पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको शिक्षा मिले। इसलिए काम भी मैंने किया, गांव में सड़कें भी बनवाई, खरंजे भी लगवाए, उद्योग भी दिए, ये तमाम काम हमने किए हैं। अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से तो कोई कुछ भी कहने लगता है, लेकिन हमने हमेशा जनता की, क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की अच्छाई के लिए काम किया है और उसे ही करते रहेंगे, हमारा कमिटमेंट है। अच्छा, मतलब ये कमिटमेंट लेके आप विधानसभा चुनाव में इस बार एकदम पूरे दमखम के साथ उतरने हाँ वाले जी, हैं। बिल्कुल उतरेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और इतना समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। कुछ और चीज़ें जो अगर आप ऑडियंस को लास्ट में बताना चाहें या फिर कहना चाहें? नहीं, मेरा संदेश है कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ रहकर अपने देश को मजबूत बनाने का काम करें, अच्छे अच्छे काम कर को समाज को ताकत देने का काम करें और देश की आज़ादी की किसी भी कीमत पर रक्षा करने का काम करें। ये हमारा सबका परम धर्म है और मेरा नाम तो वैसे भी धर्म है। धर्मपाल। आप मतलब धर्म की रक्षा के लिए ही वो कर रहे हैं। हाँ, जो कोशिश हो जाए। तो दोस्तों, आप डीपी यादव जी को सुन रहे थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया और आगे अभी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की, उस पर उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या इस पे प्लान है, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और डीपी यादव जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। इतनी दूर तक अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा ही होगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।